औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 5 to 4 का लेक्चर 29 है, फेमिनिज़म एंड CDA। अच्छा, मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट रिसीव हुआ कि आप एक एक लाइन पढ़ के उसको काइंडली हाईलाइट किया करें, हमें समझ नहीं आ रहा था कि आप कहाँ से पढ़ रही हैं। तो देखिए, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये होता है कि पहले मैं टॉपिक पढ़ती हूँ, उसको खुद से समझती हूँ और फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपको आसान अल्फाज में समझा देती हूँ। पढ़ तो आप खुद भी सकते हैं हैंड आउट से, तो आप बस उसका मेन कॉन्सेप्ट लिया करें और फिर उसको आप अपनी वर्डिंग में पेपर में लिख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू FCDA यानी फेमिनिस्ट क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। होता क्या है? फेमिनिस्ट क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एक ऐसा नज़रिया होता है जो किसी भी सोसाइटी में जो मर्द और औरत के दरमियान फ़र्क करवा रखा जाता है, जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ होती हैं, उस चीज़ पे फोकस करता है। अब इसका मकसद ये होता है कि किस तरह एक जो लैंग्वेज है और डिफरेंट जो डिस्कोर्सेज होते हैं उनके ज़रिए जेंडर इनइक्वालिटीज़ और को सोसाइटी में नॉर्मलाइज की जाता है और एक कॉमन सेंस बना दिया जाता है। अच्छा, CDA का पर्पस क्या था? CDA बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन, डोमिनेंस और इनइक्वालिटीज़ को लैंग्वेज के ज़रिए समझता है ना, और उनको चैलेंज करता है। तो ये जो है ना फेमिनिस्ट CDA, FCDA, ये भी CDA का ही एक हिस्सा है। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इसका जो मेन फोकस है ना, वो जेंडर इश्यूज़ पे होता है, जेंडर रोल्स पे और पावर इम्बैलेंस पे। इसका फोकस जेंडर आइडियोलॉजीज़ पे होता है, यानी लोगों के जो जेंडर को लेके सोच और नज़रियात होते हैं। इसी तरह से जो पावर रिलेशन यानी ताकत का फ़र्क होता है, मर्दों को औरतों पर फोकियत दी जाती है। रिप्रेजेंटेशन इन लैंग्वेज यानी हर लैंग्वेज में जेंडर का एक तस्वुर होता है। इस तरह से इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन एंड अदर जेंडर ग्रुप। तो मेन जो इसका फोकस है वो इन चीज़ों पर होता है। The term feminist in feminist CDA is focusing on gender as an object of CDA research. FCDA is driven as much by current feminist epistemology and practice as it is CDA principle. FCDA not only inherits historically its critical impetus from the Frankfurt School via CDA, but is informed by contemporary development of the critical feminist thought. अच्छा, यहाँ पे इसका लिंक जो है वो बताया गया है कि FCDA का जो लिंक है ना, वो फ्रैंकफर्ट स्कूल और थर्ड वेव फेमिनिज्म से भी है। फ्रैंकफर्ट स्कूल यानी क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल चेंज, और थर्ड वेव फेमिनिज्म जो है ना, वो पोस्ट कल्चरल और इस तरह से पोस्ट कॉलोनियल और इंटरसेक्शनल थ्योरीज थी। अब FCDA ये कहता है कि जो वुमेन और मैन है ना, उनकी कोई फिक्स्ड कैटेगरी नहीं होती, ठीक है। Men and social categories of women, men, far from being universal, fixed and binary, and diverse, changing and plural. The interest of feminist CDA lies in how gender ideology and gender relation of power get reproduced, negotiated, and contested in representation of social practices in social relationship between people and people, social and personal identities in text and talk. उनकी कोई मैन की या वुमेन की कोई फिक्स्ड कैटेगरी नहीं होती है, बल्कि हर कॉन्टेक्स्ट में जेंडर का जो मतलब है वो अलग हो सकता है, और लोग मल्टीपल आइडेंटिटीज़ जैसे जेंडर, क्लास, रेस के दरमियान नेगोशिएट करते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो सबसे पहले आपको FCDA की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर इसका मेन एम क्या होता है, जेंडर इनइक्वालिटीज़ को अनकवर करना और उनको चैलेंज करना। फिर इसका मेथड क्या होता है, टेक्स्ट को या टॉक्स को एनालाइज करना और उसमें देखना कि जेंडर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। और जेंडर कोई फिक्स्ड या बाइनरी नहीं होता, बल्कि ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। और इस तरह से इसका जो फोकस एरिया है वो क्या होता है, मीडिया, पॉलिटिक्स और एजुकेशन। तो ये आपको बस मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ FCDA। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन हाईलाइट कर लें कि लेज़र ने कितने प्रिंसिपल हाईलाइट किए थे। तो वो FCDA के 5 प्रिंसिपल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि वो 5 प्रिंसिपल कौन से हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। द फर्स्ट इज़ द आइडियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ जेंडर। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है उसके मुताबिक जेंडर इज़ आइडियोलॉजिकल, यानी जेंडर जो है ना वो एक सोची समझी आइडियोलॉजी होती है। FCDA consider gender as an ideological structure and practice which divides people hierarchically into two blocks based upon the presumed naturalness of sexual differences. Contemporary theories have shown that gender in context is fluid or plural. A fixed boundary with a stated gender stereotypes predominates in common sense understanding. Common sense of structure of gender gets reproduced institutionally and renewed in everyday practice through the complexity of men and women generally. अच्छा, यहाँ पे ये बात हो रही है कि जेंडर जो है ना वो सिर्फ बायोलॉजिकली या एक नेचुरल फ़र्क नहीं होता, यानी मर्द और औरत सिर्फ बायोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंस नहीं होते, बल्कि उसमें सोशल और आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होते हैं। और जेंडर बेसिकली 2 बाइनरीज की कैटेगरीज होती हैं, मैन और वुमेन।
अब कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए जेंडर रोल्स बार बार री की जाते हैं, जैसे मीडिया के ज़रिए, इंस्टीट्यूशन के ज़रिए, डेली प्रैक्टिस के ज़रिए कि औरत ये कर सकती है, मर्द का ये काम है। तो कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए ना री किया जाता है जेंडर रोल्स को। FCDA ये मानता है कि जेंडर की जो आइडेंटिटी होती है ना, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है, यानी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ना ये फ्लूइड होती है, यानी बदलने वाली होती है, और प्लूरल यानी कि मुख्तलिफ शक्लों में होती है। सेकंड जो है वो प्रिंसिपल है, पावर इज सेंट्रल फोकस इन क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज एंड रिलेशंस। Broadly, two conceptions of power have been valuable to FCDA. On the one hand, earlier feminist theories introduced the concept of patriarchy to refer to the social system which privileged men and expense of women. और दूसरा जो concept था वो फुकाल्ट का था। अच्छा, पैट्रियार्की का जो concept है ये बेसिकली क्या है, इसमें यह है कि जो सोशल सिस्टम है ना, जिसमें मर्दों को फ़ायदा मिल रहा होता है और औरत जो होती है वो नुकसान में होती है। और जो फुकाल्ट्स का पावर का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये है कि जो पावर है ना वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन में नहीं होती है, बल्कि हर लेवल पे होती है, और इवन जो एवरीडे रूटीन है उसमें भी पावर छुपी होती है। और ये जो फुकाल्स का कॉन्सेप्ट था, ये सेल्फ रेगुलेशन और डिसिप्लिन के ज़रिए काम करती है। FCDA अप्रोचेस जो है ना, FCDA दोनों अप्रोचेस को मिला के देखता है और पावर के साथ रेजिस्टेंस और एप्रोप्रिएशन भी एनालाइज करता है। फिर हमारे पास थर्ड पे है डिस्कोर्स कंस्ट्रक्ट जेंडर। ये लैंग्वेज ही जेंडर बनाता है। किस तरह से, यानी कि FCDA का कहना है कि लैंग्वेज और डिस्कोर्स सिर्फ जेंडर को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, बल्कि वो उसे बनाते भी हैं। किस तरह से, यानी लोग हर रोज़ इंटरेक्शन में जेंडर आइडेंटिटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। वुमेन या मैन बन के ना, वो ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक सोशल और लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस है, और ये टाइम से और प्लेस से और सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड होती है। फिर हमारे पास आता है क्रिटिकल रिफ्लेक्सिविटी, मतलब कि अपनी सोच और सोसाइटी का ना तनकीदी जायज़ा लेना। Fourthly, FCDA is interested in critical reflexivity as a practice. Critical awareness amongst people is seen as generally pronounced feature of modernity. 1991 Fairclough, Moultrie and Woodick, which is of interest to FCDA in the different ways that reflexivity gets harnessed by social actors in contemporary societies. अच्छा, इसमें बेसिकली ये बात हो रही है कि लोग और इंस्टीट्यूशन ज़्यादा अवेयर और क्रिटिकल हो चुके हैं FCDA की रिफ्लेक्सिविटी का इस्तेमाल करके। इसके अलावा यहाँ पे बताया हुआ है कि सेक्सिज्म का जो मुखालफत है वो की जाती है, और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जो है ना उसको प्रमोट करती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में इक्वलिटी लाना और हर तरह के जो जेंडर आइडेंटिटीज़ है ना उनको इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करती है। अब कभी कभी फेमिनिज़म को ना कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे एड्स में फेमिनिस्ट स्लोगन्स का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट हमारे पास है FCDA स्कॉलरशिप इज कंसिडर एनालिटिकल एक्टिविज्म स्ट्राइविंग फॉर सोशली जस्ट सोसाइटी इन विच जेंडर डज नॉट प्री डिटर्मिन वन सेंस ऑफ सेल्फ एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। अच्छा, यहाँ पे ये बात हो रही है कि FCDA का जो काम है ना वो सिर्फ एनालाइज करना नहीं होता, बल्कि एक्शन भी होता है, यानी रिसर्च, टीचिंग और डिस्कोर्स एनालिसिस के ज़रिए FCDA क्रिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करता है। FCDA का मकसद क्या होता है कि एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जहाँ पे जेंडर आइडेंटिटीज़ किसी का फ्यूचर या सेल्फ वर्थ डिसाइड ना करें, बल्कि हर शख्स को ना इक्वल रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो इसमें जो आपसे पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन, वो यही है कि 5 प्रिंसिपल्स बताएं लेज़र के मुताबिक, जो FCDA के 5 प्रिंसिपल हैं वो बताएं। तो ये आपको इनका जो कॉन्सेप्ट है ना मेन वो पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टडीज़ इन फेमिनिस्ट CDA जेंडर डेक्टमाइजेशन। इसमें ऐसा याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे एक दो मुताले का जिक्र है कि किस तरह जो सोसाइटी में मर्द और औरत है वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब माशरों में ना अक्सर मर्द और औरतों के लिए अलग अलग किरदार मुकर्रर होते हैं। किस तरह से, यानी मर्दों को ना जिस तरह समझा जाता है कि उनका काम है कमाना, नौकरी करना और सियासत में हिस्सा लेना, इस तरह से माशी जिम्मेदारियाँ, और औरतों को घरेलू कामों से और बच्चों की परवरिश और बावर्ची खाना संभालना, इस तरह के कामों से लिंक किया जाता है। अब ये तफरीक अब भी बहुत सारे माशरों में मौजूद है, और किस तरह से ये हमें नज़र आती है, ज़ुबान के ज़रिए, लोगों के रवैयों के ज़रिए और सोच में झलकती है।
अब यहाँ पे एक मैकनी के एक मुताले का जिक्र है। मैकनी स्टडी टेस्ट टू द पावरफुल एडहेरेंस टू जेंडर एक्टिमाइजेशन ऑफ पब्लिक एंड डोमेस्टिक स्फेयर इन द डिस्कोर्स ऑफ जिम्बाब्वियन ड्यूअल कैरियर कपल हु हैड माइग्रेटेड टू द यूके। तो इन पे एक तजिया किया गया था किस तरह से कि जिम्बाब्वे से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे मियाँ बीवी थे जिन्होंने यूके में हिजरत की थी, तो उनका यहाँ पे जिक्र है। अब उसमें तरीका ये था कि मर्दों को ना ऐसी तस्वीरें दिखाई गई थी जिनमें जो मर्द थे ना, अफ्रीकी मर्द, वो घर के काम काज और बच्चों की देखभाल कर रहे थे। ठीक है, ये एक यानी एनालिसिस किया गया था। अब उसकी फाइंडिंग्स क्या थी कि जो मर्द है ना उनको यानी वो ख़ुद को कमाने वाला समझते हैं। ठीक है, और घरेलू काम काज को ना मर्द अपनी मर्दानगी और समाजी हैसियत उनको उसमें कम लगती है। इस तरह से घरेलू काम काज औरतें क्योंकि करती हैं तो औरतों को कम हैसियत वाली मखलूक समझा जाता है। अब कुछ जो औरतें हैं ना उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि हम मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकते और हम उनसे कम तर हैं, लेकिन कुछ जो औरतें हैं ना वो बराबरी की डिमांड करती हैं। अब इसमें बहुत सारे अवामिल शामिल हैं। ये जो मर्द और औरतों की तफरीक है ना, इसमें सकाफ़त, मज़हब, नस्ल जैसे अवामिल ने ये जो रवायात है ना इनको मजबूत बनाया है। सेकंड जो हमारे पास एनालिसिस है वो है हमारे पास यहाँ पे वियतनाम की नागियन शोज़ दैट, वो एक और मुताला है और उसमें ये क्या है कि जो वियतनाम की जो ख़वातीन थी ना और जदीद ख़यालात का मुशाहिदा किया गया है कि वहाँ की जो औरतें हैं वो अब तालीम याफ्ता हैं, नौकरी करती हैं, मीडिया में नुमाया किरदार अदा कर रही है, लेकिन फिर भी जो घरेलू जिम्मेदारियाँ हैं उनको फिर भी औरत से ही मुंसलिक समझा जाता है। यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ख़वातीन की जो अवामी शिरकत है ना उसको कौमी तरक्की के मकसद से जोड़ा गया है, ना कि ख़वातीन की ज़ाती तरक्की या खुद मुख्तारी से। यानी अगर कोई जॉब कारी है, कोई मीडिया में है, कोई इंडिपेंडेंट वुमेन है तो उसको कौमी तरक्की से जोड़ा जाना चाहिए, उसकी ज़ात से या उसकी ज़ाती तरक्की से नहीं। इस तरह से घरेलू मैदान में मर्द हिस्सा नहीं लेते। यहाँ पे कन्फ्यूशियस के नज़रियात के मुताबिक ना औरत को किस तरह का होना चाहिए। कन्फ्यूजन आइडियोलॉजी विच सपोर्ट्स अ हायरार्किकल जेंडर सोशल ऑर्डर एम्फसाइज अ सेल्फ सैक्रिफिशियल डोमेस्टिक रोल फॉर वुमेन एज अ गुड मदर, ओबीडियंट डॉटर इन लॉ एंड सबमिसिव वाइव्स। अच्छा जी, इस थ्योरी के मुताबिक ना कन्फ्यूशियस के नज़रियात के मुताबिक औरत को कैसा होना चाहिए, एक फर्माबरदार बीवी होना चाहिए, एक अच्छी माँ होना चाहिए और एक नेक बहू होना चाहिए। अब ये जो नज़रियात है ना ये मर्दों को तो आला मकाम देते हैं लेकिन औरतों को ये महदूद रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एंड्रोसेंट्रिसिज्म इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा जी, इस टॉपिक में ये बताया गया कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जब वुमेन वर्क करती हैं तो उनको कौन कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एंड्रोसेंट्रिसिज्म का मतलब होता है एक ऐसा निज़ाम जो सिर्फ मर्दों के नज़दीक या उनकी सोच के मुताबिक तैयार किया गया हो, जबकि आजकल की जो औरतें हैं ना वो भी काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में अब भी मर्दों के स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब यहाँ पे वुडिक का कॉन्सेप्ट बताया गया है। Based on study on gender mainstreaming proposal in the European Union (EU) in the 1990s, which in principle promoted comprehensive changes in gender roles and organizational practices. Wodick's initial finding indicated that indeed more women had been employed. अच्छा जी, यहाँ पे बेसिकली जो वुडिक का कॉन्सेप्ट है वो ये है। वुडिक ने यूरोपीय यूनियन का एक प्रोजेक्ट स्टडी किया था जो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर रहा था। अब उसमें जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का नाम दिया गया है। अब उनकी स्टडी से ये पता चला है कि जो औरतें हैं ना वो ज़्यादा हायर की गई और उनको अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, लेकिन जो टॉप लेवल पोजीशन थी ना उसमें बहुत कम औरतों को रिप्रेजेंट किया गया और हर वक्त जो औरतें थी ना उनको अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करना पड़ता था। इसी तरह से मार्टिन रोजो का यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि मार्टिन रोजो एंड एस्टेबन फाउंड दैट मैनेजरियल वुमेन वर नेगेटिवली अप्रेस्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज ड्यू टू एन इंट्रेंस्ड प्रेजुडिस ऑफ इक्वेटिंग पावर एंड लीडरशिप विद मैस्कुलिनिटी। अच्छा जी, उन्होंने ये एनालाइज किया कि अगर जो औरतें हैं ना वो स्ट्रिक्ट लीडर हो तो यानी मैस्कुलिन स्टाइल हो उनका, तो उनको जालिम या एग्रेसिव कहा जाता है और उन्हें पसंद नहीं किया जाता। और अगर वो थोड़ी नर्म स्टाइल फेमिनिन हो तो उसमें उनका जो स्टाइल है ना वो थोड़ा नर्म हो तो उसमें ये कह दिया जाता है कि ये लीड नहीं कर सकती, ये कमज़ोर हैं। ठीक है, इस वजह से ना उनको अपनी जो अथॉरिटी होती है वो भी यूज़ करनी होती है और लोगों की नज़र में भी लोगों को यानी नाराज़ भी नहीं करना होता और अपनी अथॉरिटी को भी यूज़ करना होता है। अब इस टेंशन की वजह से ना वो सोशली आइसोलेट हो जाती हैं और लोग उनको सपोर्ट नहीं करते और ना ही उनकी आसानी के लिए उनको इतनी ईजीली प्रमोशन मिलती है।
तो ये औरतों की जो चैलेंजेस हैं वो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।